हेलो रोहन, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एम आई ऑडिबल, विजिबल? एक बार बता दीजिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। गुड आफ्टरनून। आज शाम में रखी क्लास यार। कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। तो आज तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। कल तुम्हारा सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा और अगले वीक तुम्हारा जनरल एम्ब्रियोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम हिस्टोलॉजी स्टार्ट करेंगे या सिस्टम देख लेंगे, देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है? हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करें। शुरू करें, एक बार हम सब दे दीजिए, विल गेट स्टार्ट। 4 बज गए, ठीक है। आज खत्म कर लेते हैं ये चैप्टर पूरा। हम्म। पिछले क्लास में कोई डाउट, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया बताइए। लास्ट क्लास में कुछ भी ऐसा जो हमने किया वो समझ नहीं आया। कॉर्पस लूटियम कैसे बना, कॉर्पस अल्बिकेंस कैसे बना, क्या पूरा सिस्टम था, वो समझ गए होंगे आप लोग, है ना? बढ़िया। क्यों मेरा डॉग एक सेकंड को मैं इसको निपटा के आता हूँ। हाँ, बढ़िया। शांति से बैठे हो एकदम। आ जाओ। शोर नहीं करो बेटा, भाई बिल्कुल शांति से। एक जगह बैठ जाओ शांति से। ड्रामा होता है ना, क्लास करनी होती है, इसको भी एकदम क्लास के टाइम पे आ जाएगा मेरे स्टूडियो में। चल। खत्म होगा जितने देर में चैप्टर सर, उतने देर की क्लास होगी। जब चैप्टर खत्म हो गया क्लास खत्म हो गया। आज तो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, हाँ? चलो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने ओव्यूलेशन देख लिया, ओवेरियन साइकिल्स देख ली, और oocyte का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, जिससे जाइगोट बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या चीज की बात की? हमने बात की मेल गैमेट की और हमने बात की फीमेल गैमेट की। पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ oocyte, ठीक। ठीक है सर। तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो आपको पता है जो सेकेंडरी oocyte की हम बात करते हैं, उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। एक लेयर है जिसको हम लोग बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये लेयर है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है। अच्छा। अब जोना पेल्यूसिडा लेयर के पास जो तुम्हारा क्यूमुलस ओफोरस था, उसने क्या बनाया? उसने बताया, उसने बनाया तुम्हारा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। देखा था हमने, सेल्स ऑफ कोरोना। इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देता हूँ।
ठीक है, ये तुम्हारा जो है दिस इज सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ जोना पेलुसिडा। और इसको मैं बोल देता हूँ कोरोना रेडिएटा। ठीक है सर। अच्छा, अब इसके अंदर मेरा सेकेंडरी ऊसाइट होगा जिसको एग कहते हैं। ठीक है, तो एग के मेम्ब्रेन को हम बोल देंगे वाइटलिन मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बना देगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट, इसको हम बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो स्पेस है जोना पेलुसिडा और इसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को मैं बोल दूंगा पेरी वाइटलिन स्पेस। उस स्पेस को मैं बोल दूंगा पेरी वाइटलिन स्पेस। ठीक है सर, यहां तुम्हारा सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है, यहां पे सेकेंडरी oocyte का तुम्हारा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जब बना होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी एक छोटा सा बना था, तो ये वाला जो रीजन है छोटू सा, जहां पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना था, और इससे तुम्हारा जो बन गया था मेरा फर्स्ट पोलर बॉडी, जो इवेंचुअली डीजेनरेट कर जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है इवेंचुअली डीजेनरेट कर जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो ये तुम्हारा oocyte का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा? तो आपको स्पर्म में जो स्पर्म का हेड है, ऐसा रीजन है। ठीक है, ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, स्पर्म का हेड का जो बाहर वाला पार्ट है, वहां क्या रहता था सर, दैट वाज फिल्ड विथ एक्रोसोम। इट वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो ये तुम्हारा जो है इट इज फिल्ड विथ एक्रोसोम है। यहां पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो बाकी जो बचा हुआ रीजन है, यहां पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना। और यही रीजन तुम्हारा जो है बनाता है इसका हेड, है ना। अच्छा, दूसरा रीजन जो इसका आता है दैट इज द नेक पोर्शन, दैट इज द नेक पोर्शन। और नेक पोर्शन में इसके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। मैं अगर स्पिंडल से लेट से इसको मान लेते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, तो नेक रीजन में इसका सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल पीस है विच इज अ पार्ट ऑफ नेक रीजन, मतलब विच इज अ नेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, वैसे मिडिल पीस ओनली, तो ये जो है इसका, ये इसका मिडिल पीस है। ठीक है, और मिडिल पीस में आपको क्या देखने को मिलता था, मिडिल पीस में आपको खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता था, है ना। मिडिल पीस में आपको खूब सारा, लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता था। और जो ये शीथ होता था वो आपने पढ़ाया था इसका। ठीक है, निबेनकन शीथ कहते थे इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। और ये रीजन जो तुम्हारा यहां से यहां तक, इट विल फॉर्म योर मिडिल पीस, इट विल फॉर्म योर मिडिल पीस, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला रीजन था, ये तुम्हारा बनाएगा टेल, ये तुम्हारा बनाएगा टेल। और टेल जो मूवमेंट शो करता था वो फ्लैजुलर मूवमेंट शो करता था, इसमें जो अरेंजमेंट होता था वो फ्लैजुलर अरेंजमेंट शो करता था। तो यहां जो मूवमेंट शो करता था वो फ्लैजुलर मूवमेंट शो करता था। इट विल फॉर्म योर टेल। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, मैं इसको भगा के आता हूँ टॉपिक को, नहीं तो पढ़ने नहीं देगा तुम लोग को। रुको, चलो बाहर चलो, क्लास डिस्टर्ब कर रहा था। चलो एकदम एकदम बाहर चलो, एकदम बाहर चलो। इसको रखो यार, तभी टक 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 किए जा रहा है आगे पीछे, और कूक कर रहा है। उधर रखो, उधर रखो। क्लास का बैंड बजा देता है। आ जाओ, तभी से टाइम पास कर रहा है, मैंने उसको आने दिया, टक 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 किए जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका टेल। ठीक, अब इसी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत किसी को? स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत किसी को? स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एम्पुलरी इस्कीमिक जंक्शन। तो कहाँ होता है, मतलब एम्पुलरी इस्कीमिक जंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, मुझे पुरानी आदत होगी, एम्पुला। तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी लिखती थी एम्पुलरी इस्कीमिक जंक्शन, है ना, अकर्स एट एम्पुला। बहुत साल तक एनसीईआरटी ने एम्पुलरी इस्कीमिक जंक्शन को चलाया, उसके बाद फिर फाइनली नए एनसीईआरटी में करेक्शन करके इन्होंने एम्पुला बोल दिया। ठीक है, एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, है ना, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यहां पे क्या होता है सर, इसका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या हुआ सर यहां पे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। तो कहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, पूरा प्रोसेस एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इसको स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, स्पर्म तुम्हारा डिपॉजिट हुआ वेजाइना में, है ना, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, या डिपोजिशन ऑफ सीमेन लिख लो, ज्यादा अगर अगर और ऑप्ट लिखना है तो इसको सीमेन लिख लो। क्या कहते थे इस प्रोसेस को, फटाफट बोलते जाओ, सही सब सब तुमने पढ़ा हुआ है पहले। क्या कहते थे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम कहते थे इन सेमिनेशन। ठीक, नॉर्मली निकल रहा है तो इजैकुलेशन है, वजाइना में जा रहा है तो इंसेमिनेशन हुआ। ठीक है, कितना स्पर्म काउंट था, नॉर्मल स्पर्म काउंट अपना क्या था,
200 से 300 मिलियन। ठीक है, ठीक है। तो स्पर्म डिपॉजिट हो गया वजाइना में। अब आउट ऑफ दिस 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ओनली 1% of it, only 1% of it reaches the cervix। तो ये कहां पहुंचा? वजाइना से सर्विक्स में पहुंचा। सिर्फ 1% ऑफ स्पर्म जो है वो सर्विक्स में पहुंचता है एंड यहां पे रहता। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स से इसका क्या मूवमेंट होगा? फ्रॉम सर्विक्स इट मूव्स टू यूटराइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब कह सकते हो। अब कैसे ये मूवमेंट होता है सर्विक्स से यूट्राइन ट्यूब तक? तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है जिससे वो पहुंचता है यूट्राइन ट्यूब तक। तो इट इज ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो स्पर्म कहां पहुंच गया? स्पर्म पहुंच गया तुम्हारा यूट्रस तक। ठीक है। अब ये सर्विक्स से ओविडक्ट का जो जर्नी है, ठीक है, इसका जो टाइम है, ये टाइम वेरी कर सकता है 30 मिनट्स टू 6 आवर्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। तो अगर यूट्राइन मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये जल्दी ऊपर जाएगा, अगर धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये धीरे ऊपर जाएगा, है ना। तो बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल क्या हुआ, ये सर्विक्स से यूट्रस में चला गया। ये 30 मिनट में भी हो सकता है, 6 आवर्स लिखा, 6 डेज, 6 डेज, 30 मिनट टू 6 डेज, नॉट आवर्स। ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा था कि 48 आवर्स या 72 आवर्स में स्पर्म मर जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये वेरी करता है, 30 मिनट में भी पहुंच सकता है, 6 दिन में भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द यूट्रस एंड द हॉर्मोन्स जिस टाइम पे है। अगर हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन जल्दी हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। अगर हार्मोन्स कम रिलीज हो रहा है तो ये जल्दी नहीं निकलेगा। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद ये कहां पहुंचेगा? इसके बाद ये पहुंचेगा इस्थमस में। ठीक है। इसके बाद ये पहुंचेगा इस्थमस में। तो इस्थमस तक लगभग 500 स्पर्म पहुंच पाता है, ज्यादा स्पर्म नहीं पहुंच पाता इस्थमस तक। ठीक है। तो उसके बाद फ्रॉम यूट्रस इट रीचेस द इस्थमस। ठीक है। अब यहां पे कहा जाता है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है, तो यहीं पे क्या होगा? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है। क्या होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, वो समझो। ऑफ स्पर्म होता है मतलब स्पर्म विल रीगेन इट्स मोटिलिटी। कैसे होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म? तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है कि ड्यूरिंग कैपेसिटेशन अ ग्लाइकोप्रोटीन कोट, जो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के राउंड था उसको हटा दिया और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन हटाया, कुछ प्लाज्मा
प्रोटीन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, कहां? ओवर द एक्रोसोमल रीजन, ओवर द एक्रोसोमल रीजन। तो जो मेरा स्पर्म का एक्रोसोमल रीजन था, ये वाला जो एक्रोसोमल रीजन था, इसको छिल दिया जाएगा, इसको थोड़ा छिल दिया जाएगा, है ना। और यहां से क्या किया जाएगा, यहां से एक ग्लाइकोप्रोटीन कोट हटा दिया जाएगा, और दूसरा क्या किया जाएगा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन हटा दिया जाएगा। क्यों करते हैं हम कैपेसिटेशन? क्यों करते हैं हम कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन करने से क्या होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब स्पर्म विल रीगेन इट्स मोटिलिटी। यूट्रस तक तो जो आया, कहां तक आया? मस्कुलर मूवमेंट से आया, इस्तमस तक जो पहुंचा वो मस्कुलर मूवमेंट से पहुंचा। अब यहां पे स्पर्म की मोटिलिटी तुम्हारी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सिर्फ जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है, जो छिला हुआ स्पर्म है, सिर्फ वही कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ओनली द कैपेसिटेटेड sperm can pass the corona radiata, कैन पास द कोरोना रेडिएटा, बाकी कोई कोरोना रेडिएटा को पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैपेसिटेटेड स्पर्म ही सिर्फ कोरोना रेडिएटा को पास कर सकता है, बाकी कोई पास नहीं कर सकता। यहां तक कोई दिक्कत? तो स्पर्म मेरा इस्थमस से कहां चला गया? एम्पुला में। ये जो इस्थमस से एम्पुला का मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट हुआ फ्रॉम isthmus टू एम्पुला, ये कैसे होता है? इट इज अकर्स बाय द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, वही जो तुम्हारा क्यूमुलस सेल्स है, बाय क्यूमुलस सेल्स। ठीक है, तो क्यूमुलस सेल्स मतलब अगर ओव्यूलेशन हो गया है तो कीमो अट्रैक्टेंट ज्यादा रिलीज होगा, और स्पर्म का मूवमेंट जो इस्थमस है वहां से एम्पुला तक जल्दी होगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो स्पर्म का मूवमेंट जो इस्थमस से एम्पुला तक है वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि स्पर्म जब एम्पुला तक पहुंचे तभी उसके पास ओवम रहे, तभी उसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा स्पर्म पहुंच गया एम्पुला पे, और यहां पे उसको मिला ओवम का साथ। ठीक है, यहां पे उसको मिला ओवम का साथ। अब देखो यहां पे क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो, अभी हमने देखा था ये वाला जो लेयर था, बड़ा सा लेयर बना लेता है। ठीक है, मान लो ये ओवम है टिपिकल, इधर से स्टेप बाय स्टेप यहीं पे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो ये जो लेयर था मेरा, दैट वाज क्या? जोना पेल्यूसिडा का लेयर। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा का लेयर। ठीक है, तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखो, ये लेयर है मेरा, दैट इज जोना पेल्यूसिडा का लेयर। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों के बीच का स्पेस है, इसको हम बोल देंगे पेरीवाइटलिन स्पेस, अभी तुमको दिखाया था मैंने। ठीक है, और तीसरा जो चीज है दैट इज एग मेम्ब्रेन या
वाइटेलिन, जहां पे सेकेंडरी साइट रहेगा। ठीक है, तो इसको मार्क करो, ये है तुम्हारा जोना पेलिसुडा। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया पेरी वाइटलिन स्पेस, और ये तुम्हारा आ गया वाइटलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारा सेकेंडरी साइट है, यहां पे जो तुम्हारा ये सेकेंडरी साइट है अंदर, यहां इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म पेनिट्रेट किया कोरोना रेडिएटा, है ना, तो कैपेसिटेटेड स्पर्म पेनिट्रेटेड कोरोना रेडिएटा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटेटेड स्पर्म penetrates corona radiata and comes in contact with, किससे, जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, कम्स इन कांटेक्ट विथ जोना पेलिसुडा। ठीक है सर, जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, अच्छा, जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आया तो फिर क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन इंड्यूस हुआ। एक्रोसोमल रिएक्शन इज इंड्यूस्ड। क्या हो रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन में, तो जो स्पर्म का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाइंड कर गया जोना पेलिसुडा के ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ कि जो यहां पे स्पर्म का हेड था, जिसके पास क्या था, एक्रोसोम था, स्पर्म हेड बाइंड्स विथ ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन लेयर ऑन, कहां पे, ऑन जोना पेलिसुडा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, फिर इंजाइम से रिलीज होंगे जो पेनिट्रेट कराएगा जोना पेलिसुडा को। यहां पे क्या होगा कि ये इंजाइम रिलीज करेगा। क्या क्या एंजाइम्स होंगे, तो रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम हो रहा है। क्या क्या होगा सर, एक्रोजीन हो सकता है ना, लाइजोजाइम हो सकता है, जो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म कराएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म किया। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब ये धीरे 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 और अंदर जाएगा और बाइंड करेगा ZP3 के साथ। तो क्या होगा यहां पे कि एडेशन जो होता है वो दो तरह का प्रोटीन होता है, एक इंटेग्रिन होता है और एक डिसइंटेग्रिन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊ साइट पे इंटेग्रिन होता है। ठीक है, इंटेग्रिन इंटीग्रेशन करा रहा है, जोड़ रहा है, तो इसलिए इंटेग्रिन कह रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारा स्पर्म पे डिस इंटीग्रिन होता है, डिस इंटीग्रिन होता है।
अब ये दोनों फ्यूज कर जाता है, ये दोनों फ्यूज कर जाता है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों फ्यूज कर जाता है। इससे क्या होता है, इससे इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। देखो यहां तक ओवम तक लगभग 300 से 500 स्पर्म पहुंच गया था, बट फ्यूज कितना करेगा, सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा। फ्यूज कितना करेगा, सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्यूज सिर्फ एक ही स्पर्म करेगा, तो बाकी स्पर्म को एंट्री रोकना है हमको, तो वो हमको प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी। तो क्या करते हैं, जोना पेलिसिडा में एक और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसको ZP2 ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, उसका लेयर बन जाता है, तो ZP3 के साथ बाइंड नहीं कर पाता, तो एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होता, तो बाकी स्पर्म तुम्हारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। खैर उसके डिटेल में तुमको अभी नहीं जाना चाहिए, इतना काफी है तुमको जितना मैंने बता दिया, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स, क्या कौन प्रिवेंट कर रहा है तुम्हारा, प्रिवेंट कर रहा है तुम्हारा पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे 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 ये घुस जाएगा अंदर, ये घुसेगा पेरीवाइटलिन स्पेस के पास, ठीक है, और पेरीवाइटलिन स्पेस से भी ये धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हुए ये बाइंड कर जाएगा तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड स्पर्म फ्यूजेस, ठीक है, ठीक है। तो अब जो स्पर्म है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करा रहा है, एंट्री ऑफ स्पर्म हो रहा है, तो क्या करेगा, इट विल रिलीज सम एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जो ये स्पर्म है, ये कुछ एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज करेगा, दैट इंड्यूसेस सेकेंड मियोटिक डिवीजन, that induces second meiotic division of secondary oocyte। तो तभी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होगा, आपने पढ़ा था, सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी होगा जब, सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी होगा जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, है ना। सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी होगा जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड कर गया, बाकी सारे स्पर्म झड़ गए। अब क्या होगा, इन दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी बोलते थे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत, ठीक है। स्पर्म का तीनों पार्ट एंटर करता है oocyte में, ठीक है। इन ह्यूमंस all the part of sperm enters into the oocyte, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है, ठीक। अब क्या होगा, अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, जिसको हम मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो फीमेल का न्यूक्लियस है, जिसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, वो दोनों का फ्यूजन होगा। तो क्या होगा कि अब जो स्पर्म है, ये देखो, अब जो स्पर्म है, तुमको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो, ये हेड ऑफ स्पर्म गया अंदर घुसा, अब ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई है, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। इन दोनों का फ्यूजन होना स्टार्ट होगा, इन दोनों का फ्यूजन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सेंट्रियोल आएगा, सेंट्रियोल का रोल है इसमें, ठीक है। इफ लाइसोसोम सिक्रीटेड इट विल डाइजेस्ट द एग सेल। अरे हाइलोरिनोसाइडेज मतलब अलग अलग एंजाइम्स है, मैंने सारे एंजाइम्स तुमको बताए नहीं, वो फिजियोलॉजी, हाँ,
इंटीग्रीन प्रोटीन है बिल्कुल, जो बाइंड करेगा। ठीक है बेटा, हाइलोनोसाइडेज भी तो तुम्हारा लाइसोजाइमल एक्टिविटी कर रहा है ना, कोई भी चीज जो तोड़ रहा है वो लाइसोजाइम के एंजाइम के पार्ट में आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ लाइसोजाइम। ठीक है, चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। फ्यूजन ऑफ इंटेग्रिन एंड डिसइंटीग्रेशन विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। देखो नहीं, फ्यूजन ऑफ इंटेग्रिन एंड डिसइंटीग्रेशन हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। ठीक है, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जब बाइंड करता है, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन इंड्यूस हो जाता है, वैसे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के बदले ZP2 ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो सारा पार्ट ऑफ स्पर्म एंटर कर जाता है oocyte के अंदर। ठीक है, अब द स्पर्मेटोजोन, एक ही स्पर्मेटोजोआ जा रहा है, तो स्पर्मेटोजोन मूव्स टुवर्ड्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। स्पर्मेटोजोन में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस स्वेल करेगा और ये बना देगा मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, एंड अब टेल का कोई काम नहीं है, तो द टेल डिटैचेस एंड डीजेनरेट्स। द टेल, द टेल डिटैचेस एंड डीजेनरेट्स। यहां पे डिटैच किया, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लाई आपस में कांटेक्ट में आ जाता है, दोनों का मॉर्फोलॉजी देखने में एक जैसा लगेगा, तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस को। ठीक है, तो द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई comes in close contact। ठीक है, बढ़िया, आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब प्रोन्यूक्लियाई का ग्रोथ हो रहा था, तो दोनों का डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी था, है ना। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, दोनों मेल एंड फीमेल, each must replicate its डीएनए। अगर इसने डीएनए रेप्लिकेशन नहीं किया तो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड रह जाएगा, डिप्लॉइड कैसे होगा। ठीक है, इसलिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजोआ बेटा प्लूरल हुआ, जून जो हो गया सिंगुलर हो गया, अब तो एक ही स्पर्म जा रहा है ना, तो इसलिए जून वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोन्यूक्लियाई क्या हुआ, मेल एंड फीमेल दोनों ने अपना डीएनए रेप्लिकेट किया और दोनों अपने आप को अरेंज कर लेते हैं माइटोटिक स्पिंडल पे। ठीक है, तो अब जनरली क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये अपना स्पिंडल बनाने की कोशिश करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि द 23 मैटरनल क्रोमोसोम आया एंड 23 पैटर्नल क्रोमोसोम splits longitudinally at the centromere। अभी मैं डायग्रामेटिकली तुमको दिखा दूंगा। ठीक है, एंड
सिस्टर क्रोमैटिड मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या, देखो हुआ क्या। ये तुम्हारा मेल प्रोन्यूक्लियाई था, ठीक है, ये तुम्हारा फीमेल प्रोन्यूक्लियाई था। सेंट्रियोल जो है वो कौन लेके आया था, वो मेल लेके आया था, तो उसी सेंट्रियोल को डुप्लीकेट करा लिया मैंने, और ये दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे चला गया। एस्ट्रल रेज यहां से निकले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोजेम थे उनको क्या हुआ कि उनका हमने क्या किया, उनका हमने डीएनए रेप्लिकेशन करा लिया। डीएनए रेप्लिकेशन करा लिया मतलब डबल हो गया। मतलब एक क्रोमोसोम में क्या होता था, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होता था, आपने पढ़ा था, है ना। तो क्या हुआ, जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 का है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पापा का, फिर ये क्रोमोसोम नंबर 2 का है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पापा का, ये क्रोमोसोम नंबर 3 का है। इस तरह से ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, रेप्लिकेट नहीं करेगा तो डीएनए कंटेंट लॉस हो जाएगा ना जब डिवाइड करेगा तो इसलिए रेप्लिकेट करना जरूरी है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर गया तो क्या हो गया, ऑपोजिट पोल पे मूव करेंगे तो मेरे पास दो सेल कम से कम बनेगा, है ना। जब ये फाइनल डिवीजन कंप्लीट करेगा तो मेरे पास दो सेल बनेगा। ईच विल हैव अ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट विल हैव अ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, देखो हुआ क्या कि मान लो स्पर्म आया, ठीक है। स्पर्म क्या आया, 22 प्लस एक्स आ सकता है और 22 प्लस वाई आ सकता है। 23 क्रोमोसोम आया, एक ही आएगा इसमें, ठीक है। और ओवम का कौन सा आया, ओवम हमेशा ही आएगा 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों का हमने डीएनए रेप्लिकेशन करा लिया ताकि जब दो सेल बनेगा, जब दो सेल बनेगा तो दोनों के पास उतना ही अमाउंट ऑफ डीएनए जाए फ्यूजन करने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने मान लो डीएनए रेप्लिकेशन करा लिया, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज किए, मेल प्रोन्यूक्लाई और फीमेल प्रोन्यूक्लाई फ्यूज किया, ठीक है। उसके बाद तो ये फ्यूज किया, उसके बाद इन दोनों का डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, और उसके बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ, जो तुमको माइटोसिस में देखने को मिलता है। और उसके बाद डॉटर क्रोमैटिड मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, और उसके बाद तुम्हारा दो जाइगोट बन गया, दो सेल स्टेज या टू सेल स्टेज मेरा यहां पे बन गया, ठीक है सर। हाँ, मियोसिस की बात बाद में करेंगे, अभी मियोसिस नहीं पढ़े ना अभी। मियोसिस में जो सेंट्रोमियर है उसका डुप्लीकेशन कितनी बार होगा, एक बार होगा, ठीक है। सिर्फ एनाफेज 2 में होता है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, ठीक है। और जो सेंट्रोजोम है वो दोनों बार डुप्लीकेट करेगा। क्लियर है, ये टू सेल स्टेज हो गया। अब ये सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन विल डिपेंड ऑन कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है। तो अगर ये बना तो इसके बाद इवेंचुअली मेरे पास क्या हो गया, 44 प्लस एक्स एक्स। और अगर ये दोनों बनता तो मेरे पास आ जाता 44 प्लस एक्स वाई, दैट इज मेल। और यहां से बन जाता मेरा 44 एक्स एक्स, दैट इज।
किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है कि तो बताइए। ठीक है, तो जो मेरा जायगोट बना, तो जायगोट के पास एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम है ना। तो द जायगोट कंटेन्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्रोमोसोम डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, है ना, क्योंकि एक पापा से आया, एक मम्मी से आया। क्लियर है जाइगोट फॉर्मेशन? किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है जाइगोट फॉर्मेशन? किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो यहां मेरा फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का फ्यूजन हो गया और इससे मेरा जाइगोट बन गया। ठीक है, पोलर बॉडी जो है मेरे, ये पोलर बॉडीज तुम्हारे डीजेनरेट्स हो जाए सर, इन विच मीन्स दैट देयर विल बी नो सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बना, जाइगोट ही इमीडिएटली डिवाइड कर गया और वो टू सेल स्टेज में डिवाइड कर गया। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली ये दोनों चीज हुआ, है ना। ये देखो ना, ये सीधे तुम्हारा जो है ये टू सेल स्टेज इस तरह से बना दिया, है ना। क्लियर है? क्लियर है यहां तक तो बताइए। क्या हो गया? अरे जाइगोट फॉर्मेशन क्या हुआ भैया? कहां दिक्कत है? देखो, समझो, मेरा मेल प्रो न्यूक्लियाई था, ठीक है। अब इसके पास या तो 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा, और ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अच्छा, एक स्पर्मेटोजोन में ही है। इसके बगल में मेरा फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है। अब प्रोन्यूक्लियाई कैसे बना? स्वेल करके। तो इसके पास क्या है? 22 प्लस एक्स ही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम बोल रहे हैं भैया रेप्लीकेट करो, डीएनए रेप्लीकेट करो। डीएनए रेप्लीकेशन अगर नहीं हुआ, तो माइटोसिस में पढ़ते थे ना कि डीएनए रेप्लीकेशन जरूरी है। अगर डीएनए रेप्लीकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो जाइगोट बनेगा उसके बाद वो फर्दर डिवाइड करेगा तो डीएनए रेप्लीकेशन उसका होगा नहीं। तो डीएनए रेप्लीकेशन जरूरी है, तो इसको हम बोलते हैं भैया कि आप डीएनए रेप्लीकेट कीजिए। दोनों जब डीएनए रेप्लीकेट किया तो इवेंचुअली क्या हुआ, ये जब दोनों फ्यूज करेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, या तो 44 प्लस एक्स एक्स आ जाएगा या 44 प्लस एक्स वाई आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इसका दो क्रोमैटिड है, बाउंड बाय सेंट्रोमियर, तो ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर लेगा, नॉर्मल जो माइटोसिस में होता था। सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा एनाफेज में और डॉटर क्रोमैटिड अपोजिट पोल में चला जाएगा, एंड इवेंचुअली मुझे टू सेल स्टेज स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो जाइगोट फॉर्मेशन एंड द क्लीवेज ऑफ जाइगोट अकर्स साइमल्टेनियसली। तो आपको जो है इनिशियल स्टेज में टू सेल स्टेज देखने को मिलता है। समझ में आया? समझ में आया? तो जब इनका फ्यूजन हो रहा था, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा था, उसी टाइम पे क्लीवेज भी इंड्यूस हो गया, जिससे वो टू सेल स्टेज बना के रख ले। सब काम एक साथ हो रहा है। क्लियर हुआ सर? अब बताओ, क्लियर होता के बाद अंगूठा दिखाइए, फिर आगे बढ़ना। मियोसिस 2 तो खत्म हो गया ना बेटा, मियोसिस 2 तो चला गया, मियोसिस 2 नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। मियोसिस 2 तो खत्म हो गया ना, मियोसिस 2 जैसे ही स्पर्म इंटर किया उस साइड का मियोसिस 2 हो गया है। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या होगा,
रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन से, रिजल्ट ऑफ, ठीक है, क्या हुआ सर? सबसे पहला, दोनों फ्यूज करके, दो हैप्लॉइड फ्यूज करके डिप्लॉइड बनाया, ठीक है। हाँ, दोनों माइटोसिस के बाद तो, यार माइटोसिस में क्या होता था, 2n से 2n ही बनता था ना, तो दोनों 2n होगा माइटोसिस के बाद। तो जो टू सेल स्टेज बनेगा, दोनों की प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी, सबकी डिप्लॉइड होगी। अब तो मियोसिस हो नहीं रहा, तो डिप्लॉइड ही हो, ठीक है। तो क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइड नंबर, सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, है ना। और तीसरा प्रोसेस हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, जो अभी अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, तो क्या होगा, oocyte 24 घंटे में डिजेनरेट कर जाएगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द oocyte usually degenerates within 24 hours आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। लड़की इंतजार नहीं कर रही, लौंडा इतनी दूर से भी आ रहा है, 6 दिन तक भी इंतजार कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। मैडम इंतजार नहीं कर रही यहां पे। देख लो बेटा हिपोक्रेसी जीवन में, जो तुम्हारे अंडे के साथ हो रहा है वही तुम्हारे साथ पूरे जीवन भर होगा। समझ में आया? ठीक। अब आते हैं क्लीवेज पे, बात करते हैं। अब आ जाओ, क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। तो ये देखो तुम्हारा टू सेल स्टेज पहुंच गया, ठीक है। इन दोनों इंडिविजुअल सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में क्या होता है, देखिए, क्लीवेज में तुम्हारा इट इज काइंड ऑफ अ माइटोटिक डिवीजन। बस इसमें जो जीवन वीवन का फेज है वो फेज नहीं होता, सिर्फ एस फेज होता है, ठीक है। जीवन जी टू ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो बस इतना लिखो कि आफ्टर रीचिंग द टू सेल स्टेज, क्या करेगा ये, जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा यहां से, धीरे 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 क्या बनेगा, टू सेल स्टेज बनेगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स। यही नंबर ऑफ सेल जो है इसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा याद रखना, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर विल गेट स्मॉलर आफ्टर ईच क्लीवेज। क्यों? क्योंकि सेल का ग्रोथ हो नहीं रहा है ना, तो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर will become smaller after each cleavage, ठीक है। तो जो तुम्हारा ब्लास्टोमेयर का साइज है वो क्या होगा, इट विल बिकम स्मॉलर आफ्टर ईच क्लीवेज। क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? तो क्या होगा सर, तो पहले टू सेल स्टेज होगा,
उसके बाद 2 से क्या हो जाएगा 4 सेल स्टेज, और उसके बाद 8 सेल स्टेज। ठीक है, ये 8 सेल स्टेज तक ब्लास्टोमियर एक लूज अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दे फॉर्म अ लूज अरेंज क्लम्प, झुंड की तरह एक अरेंज करके इस तरह से रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज के बाद जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जब थर्ड डिवीजन हुआ, देखो पहले हुआ 2 सेल स्टेज, फिर बना 4 सेल स्टेज, और फिर बना 8 सेल स्टेज। ये जो 8 सेल स्टेज है इसको हम बोलेंगे थर्ड क्लीवेज डिवीजन। यहां पे क्या होता है, ये एकदम आपस में चिपक जाता है, क्योंकि साइज तो उतना बड़ा ही है, साइज तो जाइगोट के इतना बड़ा ही है ना। जितना भी डिवाइड कर ले ब्लास्टोमियर, ओवरऑल जो पूरा सबका साइज है वो तो जाइगोट इतना ही है, तो जगह उतना ही है। तो थर्ड क्लीवेज में, आफ्टर थर्ड क्लीवेज, ये एकदम चिपक जाते हैं। तो ब्लास्टोमियर मैक्सिमाइज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ब्लास्टोमियर मैक्सिमाइज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट बॉल। ठीक है, अब ये कैसे जुड़ता है, इट इज हेल्ड टुगेदर बाय टाइट जंक्शन। जंक्शन हम लोग हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय टाइट जंक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारा 8 सेल स्टेज बना। ठीक, तो यही कॉम्पैक्टेड एम्ब्रियो, मतलब 8 to 16 ब्लास्टोमियर से तीसरे दिन के बाद। ठीक है, तो यहां पे लिखो आफ्टर, क्या हो रहा है, अरे यार परेशान मत करो। तो क्या, आफ्टर 3 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या करता है, द कॉम्पैक्टेड एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज डिवाइड अगेन टू फॉर्म अ 16 cell structure called मॉर्यूला। तो याद रखो ये कॉम्पैक्टेड है, याद रखो ये क्या है, ये कॉम्पैक्टेड है, तो मतलब मॉर्यूला का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इट विल बी सॉलिड। ठीक है, एंड इट रिजेंबल्स अ मलबरी, मलबरी फ्रूट होता है। ठीक है, ऐसा दिखेगा, तुमको मलबरी नहीं समझ में आ रहा, इस तरह से दिखेगा, भरा हुआ एकदम। ठीक है, कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर तो मलबरी दिख रहा है। तो तुम देखो 16 सेल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंदर होगा, और 13 14 15 16। ठीक है, ठीक है, तो इसको इसने बना इसको हम कहते हैं मलबरी शेप। ठीक है, तो कब हुआ ये, तीसरे दिन ऑफ फर्टिलाइजेशन में 16 सेल स्टेज है, या 8 to 16 ब्लास्टोमियर है, तो इसको हम मॉर्यूला कहते हैं। ठीक है, मॉर्यूला बन गया। अब इसके बाद यहां पे क्या होगा, कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेल होगा। ठीक है, तो अब इसका जो अंदर वाला सेल है, तो क्या होगा कि अच्छा याद रखना, मॉर्यूला तक जो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है, ये सारे टोटीपोटेंट सेल है। यहां तक जो है, ये सारे टोटीपोटेंट सेल है, ये टोटीपोटेंट सेल है।
ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद प्लूरिपोटेंट सेल स्टार्ट होता है, ये हमने पहले क्लास में देखा था, है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा कि द इनर सेल मास, इनर सेल मास, सॉरी, द इनर सेल ऑफ मॉड्यूला क्या बनाएगा, ये बना देगा तुम्हारा इनर सेल मास, जो इवेंचुअली तुम्हारा बनाएगा एम्ब्रियो ब्लास्ट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। एंड द आउटर सेल ऑफ मॉड्यूला, ये तुम्हारा बना देगा ट्रोपोब्लास्ट, जो तुम्हारा क्या करेगा, हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन कराएगा बाद में, ठीक है। जो तुम्हारा क्या करेगा, ट्रोपोब्लास्ट फिर क्या करेगा, कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और यही अरेंजमेंट को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यही अरेंजमेंट को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये चौथे दिन हो रहा है, ये चौथे दिन हो रहा है। एंड बाय दिस टाइम द मॉड्यूला हैज रीच द यूट्रस। क्लियर है, हाँ जी। अप टू 8 ब्लास्टोमियर बोल लो या 16 सेल स्टेज बोल लो, है ना, इट इज टोटल, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया तो बताइए। अब ब्लास्टोसिस की बात करें। अरे यार, तुम लोग क्लास के बीच में मत किया करो ना, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, ऐसे भेज दीजिए, वैसे भेजिए, क्लास तो कर लेने दो भाई। नोट्स कहीं भाग रहा है, अभी पे फोकस नहीं करना। अब यार थोड़ा मेच्योर हो जाओ, अब यूजी चला गया ना, अब पीजी में आ गए हो, अब थोड़ा तो ढंग से पढ़ो। बच्चे वाला हरकत करते हो तुम लोग, बड़े हो रहे हो, अब डांटना अच्छा नहीं लगता मुझे। क्लास के बाद ये सब बोल दिया करो, या एकदम क्लास शुरू हो तब बोल दिया करो। हाँ, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट आपका बन गया पूरा। ब्लास्टोसिस्ट कैसा बनता है ये समझो, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट में तुमको जब देखोगे, जैसे ही मॉड्यूला एंटर किया तुम्हारा यूट्राइन कैविटी, क्या होगा, फ्लूइड अंदर आने लगेगा। कहां से, जोना पेलिसुडा। अभी जोना पेलिसुडा है, जो आउटर लेयर है अभी भी इसका, जो हमने आउटर लेयर अभी भी देखा, ये जो आउटर लेयर है ये जोना पेलिसुडा का ही लेयर है, ठीक है। तो जब भी तुम यहां मॉड्यूला तक स्टेज तक आए, तो अभी तक जोना पेलिसुडा लेयर है, ठीक है। याद रखना कि जोना पेलिसुडा लेयर remains till मॉड्यूला स्टेज। जैसे जैसे तुम्हारा वो बन जाता है, जैसे तुम्हारा ट्रोपोब्लास्ट बन जाता है, ये चला जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन में क्या हुआ, मॉड्यूला इंटर किया यूट्राइन कैविटी, ऑब्वियसली यूट्राइन कैविटी में खूब फ्लूइड है, तो फ्लूइड पेनिट्रेट्स थ्रू
जोना पेल्यूसिडा इंटू द इनर सेल मास इंटरसेलुलर स्पेस, अंदर नहीं घुसा, इनर सेल मास के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था वहां पे जाके ये घुस गया। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सारा चिपकता जाएगा। तो जितने इनर सेल मास है ना, ये सारे इनर सेल मास आपस में अच्छे से कॉम्पैक्टली चिपक जाएंगे, और जो फ्लूइड है उसको एक जगह साइड में कर दिया जाएगा। जो फ्लूइड है इसको एक जगह साइड में कर दिया जाएगा, और ये जो फ्लूइड वाला रीजन है इसको हम बोल देंगे ब्लास्टोसील। तो ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, इसके चारों ओर यहाँ पे, इसके चारों ओर यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट बनाएंगे बाकी तो। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड वाला रीजन है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा कि द इंटरसेल्यूलर स्पेस जो बचा था इसका, ग्रेजुअली मर्ज and forms a cavity called ब्लास्टोसील। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड हो जाएगा वो ब्लास्टोसील हो गया। जो फ्लूइड हो जाएगा वो ब्लास्टोसील हो जाएगा। ठीक है, तो कैविटी ब्लास्टोसील हो जाएगी और ये सील हो जाएगा, दोनों डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। अब यहां पे हम इसको एम्ब्रियोसिस्ट कह सकते, ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं या एम्ब्रियोसिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा इनर सेल मास बना दिया, और जो आउटर लेयर का सेल था इसके, ये तुम्हारा क्या बना देगा, ट्रोपोब्लास्ट। और इसके अंदर जो कैविटी हो गया इसको हम बोल देंगे ब्लास्टो सी। ठीक है, इनर सेल मास क्या बना दिया, एम्ब्रियोब्लास्ट, और ये जो तुम्हारा आउटर लेयर है दैट इज ट्रोपोब्लास्ट। तो यहां लिख लो इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, एंड ट्रोपोब्लास्ट आउटर सेल्स, ये फ्लैटेंड हो जाते हैं एंड फॉर्म्स द एपिथेलियल वॉल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है सर, ये फ्लूइड कौन सा, यूट्राइन, यूट्राइन फ्लूइड है, और कौन सा फ्लूइड होगा, है ना। हम्म, ठीक। बेटा ट्रांजिशन अप टू 8 सेल स्टेज या 8 ब्लास्टोमियर बोल दो, मतलब मॉड्यूला क्या होता है, सेल टू विथ 8 टू 16 ब्लास्टोमियर को मॉड्यूला कहते हैं। तो उस तरह से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, वो क्या हो रहा है ना, ये सब चीजें एकदम साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, तो कुछ कुछ चीजों में ओवरलैप देखने को आपको मिलता है, डिस्टिंक्ट स्टेज तुमको देखने को तुरंत तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पे मेरा बन गया तुम्हारा ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब यहां इसका इंप्लांटेशन स्टार्ट होगा। तो क्या होगा कि द जोना पेल्यूसिडा विल डिसअपियर। यहां पे अब जोना पेल्यूसिडा गया,
disappears, allowing the blastocyst to begin implantation. तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, लगभग छठे दिन, मतलब अराउंड द 6th डे, मतलब एक सप्ताह तक में तुम्हारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो अराउंड द 6th डे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स किस साइड का, जो एम्ब्रियोबास के पोल पे है, इस साइड वाला, ये वाले ट्रोपोब्लास्ट सेल, देखो कौन सा ट्रोपोब्लास्ट सेल, जो ये वाले जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ओवर द एम्ब्रियोब्लास्ट पोल begin to penetrate between the epithelial cells, यूट्राइन म्यूकोसा। ठीक है, ये तुम्हारे एपिथेलियल सेल ऑफ यूट्राइन म्यूकोसा में घुसना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये डिटेक्ट कैसे करता है कि कहां पे हम चिपकेंगे, ये डिटेक्ट कैसे करता है कहां पे हम चिपकेंगे, ये डिटेक्ट कैसे करता है कहां पे हम चिपकेंगे। तो क्या होता है कि यहां पे एल सेलेक्टिन हेल्प करता है। ठीक है, तो अटैचमेंट occurs due to the help of L सेलेक्टिन। तो एल सेलेक्टिन क्या करेगा, इसको चिपकाने का काम करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इनिशियल अटैचमेंट कौन करा रहा है, एल सेलेक्टिन, और उसके बाद फर्दर अटैचमेंट कौन कराएगा, इंटेग्रीन। याद है, उस साइड में था, एंड लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन। ठीक है, तो इनिशियल अटैचमेंट एन सेलेक्टिन करा रहा है, फर्दर अटैचमेंट इंटेग्रीन, लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन कराता। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा पहले वीक तक इंप्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इंप्लांटेशन तुम्हारा पहले वीक तक कंप्लीट। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, यस। ब्लास्टोसिस ब्लास्टोसील में डिफरेंस, बेटा ब्लास्टोसिस पूरा स्ट्रक्चर है जिसके ट्रोपोब्लास्ट इनर सेल मास है, ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। हाँ जी, डन। यहां ब्लास्टोसिस हो गया, ब्लास्टोसिस आके तुम्हारा इंप्लांट कर गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, डन। अब ब्लास्टोसिस में फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, तो मतलब लगभग 1 वीक में इंप्लांटेशन हैज बिगन। 1 वीक में तुम्हारा इंप्लांटेशन हो गया। ये तुम्हारा पाथवे होता है, देखो यहां पे ये तुम्हारा पाथवे होता है। तो देखो यहां फर्टिलाइजेशन हुआ,
ठीक, एम्पुला रीजन। ठीक है, उसके बाद क्लीवेज हुआ, डिग 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 डिग, फिर मॉड्यूलर स्टेज है, और फिर ब्लास्टोसिस जब हुआ तो यहां पे आ गया, और उसके बाद पांचवा स्टेप इम्प्लांटेशन हो गया तुम्हारा यूट्रस में। ठीक है, ठीक। ब्लास्टोसील, सीओईएल मतलब फ्लूइड हो गया, सीईएलई मतलब जगह हो गया। तो कैविटी जो है वो ब्लास्टोसील है, सीईएलई वाला। सीओईएल वाला उसमें फ्लूइड जो है वो ब्लास्टोसील है। ठीक है, चलिए। ठीक, तो ये तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट हो गया। देखो इनर सेल मास दिख रहा है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, चलिए। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब तुमको क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास है वो फर्दर डिवाइड करेगा। तो अब जो है एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास है, अब उसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, अब जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये दो तरह का सेल बनाएगा। एक को हम कहते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। याद रखिएगा ये दोनों प्लूरीपोटेंट सेल है। ये कौन से सेल है, ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होता है। ठीक है, ठीक है सर। कैसा बनता है एपीब्लास्ट और कैसा बनता है हाइपोब्लास्ट, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है ये समझिए अब ध्यान से। देखो ध्यान से। तो क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हारा एक तो ट्रोपोब्लास्ट था, मान लो कि ये तुम्हारे फ्लैटेंड सेल्स हैं जो ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स हैं, मतलब ये तुम्हारे ट्रोपोब्लास्ट है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम मार्क कर लो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, अब यहां पे जो नीचे है ऐसे इस तरह से, अगर यहां पे जो नीचे वाले की तरफ अरेंज है ऐसे वाले से, ये वाले जो लाल वाले तुमको ऐसे नीचे वाले की तरफ अरेंज दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ ऐसे अरेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। एपी ऊपर हो गया, तुम एपिथेलियम में भी जाएगा तो एपी ऊपर हो गया, तो एपी वाला जो सेल है वो ऊपर रह जाएगा, नीचे जो है वो हाइपोब्लास्ट है। और कुछ हाइपोब्लास्ट ही एक डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने अंदर, एंड दे फॉर्म एंटीरियर विसेरल एंडोडर्म, एवी कहते हैं इसको। ठीक है, ये बना देता है एंटीरियर विसेरल एंडो, ये क्या बना देता है, एंटीरियर विसेरल एंडो। क्लियर है सर, क्लियर है सर। लिखो इसको, आओ और लिखो। अह, तो तुम्हारा यहां पे, हाँ मैं चाह रहा हूं तुम लोग सब कुछ एटलीस्ट लिख के रखोगे ना तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो एम्ब्रियोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट करता है, यहां पे एक फैक्टर यूज होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो फैक्टर यहां यूज होता है इस फैक्टर को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, यहां जो फैक्टर है इसको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो जो एपीब्लास्ट है ये कैसा है, ये ऑर्गेनाइज्ड डॉर्सली,
अगर 3D में देखोगे तो, ठीक है। एंड जो हाइपोब्लास्ट है ये पोजीशन वेंट्रली होता है। तो आपको जो पोलैरिटी बच्चे का दिखता है वो डॉर्सो वेंट्रल दिखता है ना, तभी तो डॉर्सल स्ट्रक्चर तुम्हारा बना, वेंट्रल स्ट्रक्चर देना है ना। ठीक है, ठीक है। और ये जो एंटीरियर विसेरल एंडोडर्म है ये बनाएगा हेड, ठीक है। तो एवी फॉर्म्स टू व्हाट विल बिकम द क्रेनियल एंड ऑफ, ठीक है। या एवी माइग्रेट्स लिख दो। एवी कहां, ऐसे जगह जाएगा जो क्रेनियल एंड बनाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गया तुम्हारा। एक तुम्हारा एपीब्लास्ट है जो डॉर्सली अरेंज है, दूसरा तुम्हारा हाइपोब्लास्ट है जो जो दूसरा तुम्हारा हाइपोब्लास्ट है जो कहां अरेंज है, जो वेंट्रली अरेंज्ड है ना। और तीसरा तुम्हारा एवी है जो टाइप ऑफ हाइपोब्लास्ट ही है, ठीक है। एबी हाइपोब्लास्ट ही है जो जाएगा क्रेनियल एंड ऑफ एम्ब्रियो, मतलब सर बनाएगा, ठीक है। ये फैक्टर जो है ये एम्ब्रियोब्लास्ट को कन्वर्ट करेगा एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो ये तुम्हारा एम्ब्रियोनिक है, इसको अभी सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में और अच्छे से पढ़ोगे, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट अभी सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यूट्रस का हाल क्या होता है इंप्लांटेशन के टाइम पे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यूट्रस का स्ट्रक्चर देखोगे तो यूट्राइन वॉल में तुमको 3 लेयर दिखता था। अगर मान लो कि मैं यूट्रस का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो। अरे क्या हो गया, ऑफ इम्प्लांटेशन क्या हुआ सर। तो यूट्रस का 3 वॉल था, आपने पढ़ा था, कैसा था। एक था पेरीमेट्रियम जो प्रोटेक्शन कराता था, आउटर वॉल, है ना, ठीक है। दूसरा था मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल का बचा था, तो ये थिक लेयर ऑफ, और तीसरा था एंडोमेट्रियम जो तुम्हारा म्यूकोसल लाइनिंग, और ये ग्लैंडुलर होता है, वैस्कुलर होता है लाइनिंग द इनसाइड वॉल, ठीक है सर। डायग्रामेटिकली देखोगे तो तुमको यहां पे दिख जाएगा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो देखो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की तरफ, ठीक है। बीच वाला जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम, और अंदर वाला जो ये साइक्लर लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, ये वाला जो ग्लैंडुलर साइक्लर लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब होता क्या है इम्प्लांटेशन के टाइम में यूट्रस के साथ, उसकी बात करते हैं। इम्प्लांटेशन के टाइम में यूट्रस के साथ होता क्या है उसकी बात करते हैं। क्या होगा सर, तो एट इम्प्लांटेशन
द एंडोमेट्रियल म्यूकोसा, ठीक है, ये कौन से फेज पे है? इज दैट सिक्रीटरी फेज, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम था उसके कारण, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, तो ये सूजा हुआ है ना, सूजा हुआ है। तो यहां पे जो सिक्रीटरी फेज है, इस फेज में एंडोमेट्रियम का 3 लेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर होता है दैट इज द थिन बेसल लेयर। यहाँ जो सबसे इस टाइम पे जो लेयर होता है, एक सबसे पहला जो पतला ऐसा लेयर है दैट इज द थिन बेसल लेयर। उसके बाद एक तुमको इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर दिखता है। ठीक है, और इसके अराउंड तीसरा लेयर जो होता है वो सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर होता है। तो एंडोमेट्रियम में तुमको 3 लेयर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 लेयर्स। कौन कौन सा सर है? ये तुम्हारा जो आ गया दैट इज थिन बेसल लेयर, इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर, और तीसरा सर हो गया तुम्हारा कॉम्पैक्ट सुपरफिशियल लेयर। लेयर, ठीक है, ठीक सर, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम के एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल, आगे पीछे वॉल के बीच में जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो पॉइंट यहां लिख लो कि द ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट typically implants in the endometrium along the anterior and posterior wall, along the anterior and posterior wall। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के बीच में जाके ये इम्प्लांटेशन हो जाता है तुम्हारा पहले वीक में। ये देखो, ये तुम्हारा इस तरह से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो ये इसका आगे वाला वॉल है दैट इज द इंटीरियर वॉल, जो पीछे वाला वॉल है दैट इज द पोस्टीरियर वॉल, और उसके बीच में जाके वो घुस जाएगा ताकि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है उसके बीच में रह जाए। ठीक है, तो इट इज एम्बेडिंग बिटवीन द एंडोमेट्रियल ग्लैंड। क्लियर है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, तो जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है वो शेड कर जाएगा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत इम्प्लांटेशन तक तो बताइए। तो ये तुमको यूट्राइन चेंजेस अगले क्लास में और डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, ये तुम्हारा इंटेग्रीन जो मैंने बताया था, ये ग्रोथ फैक्टर जो मैंने बताया था, और ये ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट और ये आपस में फ्यूज करके इम्प्लांटेशन कराएंगे। चलिए, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कोई डाउट है तो आप पूछिए। प्रेगनेंसी टेस्ट तब होगा बेटा जब तुम्हारा एससीजी का प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, ठीक।
चलो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ उसका, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। अरे भेज दिया बेटा, सेलर का नोट्स भेजा कैसे नहीं है? सेलर का नोट्स तो भेजा ही है। चलो, ओके बाय बाय। फिर से मैं भेज देता हूँ।